गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा आप सभी को पता है अपना जो चल रहा है सैन्य बैच, ठीक है। तो ये डेमो क्लास आप सभी लोगों के लिए अच्छा। लास्ट टाइम जब मैंने एक वीडियो अपलोड किया था एग्ज़ाम डेट को लेकर, ठीक है, वहाँ पे कुछ लोग आके कमेंट कर रहे थे कि तुम सब किस हद तक गिर जाओगे बैच बेचने के लिए, फेक वीडियो बनाते हो, फेक 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 चिल्लाते रहते हो। भाई उस वीडियो में मैंने फेक बताया ही क्या था। मैंने बताया था उस वीडियो में कि आयोग की तरफ से आज की डेट में पाँच नोटिस जारी की गई। तो उस दिन 5 नोटिस आया हुआ था, तो वो मैंने बताया। उसके साथ साथ मैंने बताया था कि आपके भर्ती परीक्षा को लेकर एग्ज़ाम डेट जो संभावित है कि भैया एग्ज़ाम डेट कब हो सकता है और कब आपकी नोटिस आ सकती है, ये चीज़ मैंने बताया था। फेक उसमें था ही क्या, मुझे ये नहीं समझ में आता है। और जो बैच बेचने वाली बात है, आप खुद जिस जगह से 2000 पढ़ के आए हो और मुझे बता रहे हो कि बैच बैच भाई 200 रुपये, ये कौन सा बैच होता है? 200 रुपये में आपको कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, ठीक है। सैन्य बैच के आपको पता है 200 रुपये में कंप्लीट थियरी प्लस एमसीक्यू, वो भी 5 ऑप्शंस वाले एमसीक्यू जो आपके भर्ती परीक्षा में आने वाले हैं। 5 ऑप्शंस ही आएंगे, 4 ऑप्शंस का ज़माना गया, ठीक है। और प्रश्न लेंदी बनेगा, डिफ़िकल्ट प्रश्न का तरीका डिफ़िकल्ट रहेगा, लेवल नहीं डिफ़िकल्ट रहेगा। लेवल तो आसान रहेंगे, लेकिन जो भाषा है, जो टर्मोलॉजी है, ये डिफ़िकल्ट रहेंगे। तो उसको आपको समझना पड़ेगा। थियरी से ही आप समझ सकते हो कि चीज़ें क्या होंगी क्या नहीं। थियरी का मतलब, थियरी आप पढ़ लेंगे, कैसे भी प्रश्न आएगा, किसी भी भाषा में पूछ लेगा, आप बना के चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एमसीक्यू रट के जाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि वो एमसीक्यू ना फंसे, तरीका अलग हो जाए, तो ये इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन थियरी की गारंटी है। थियरी पढ़ के जाएंगे तो प्रश्न बनना ही बनना है। प्रश्न को बनाने से आपको आयोग नहीं रोक पाएगा, ठीक है। इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, थियरी पे फोकस करिए, ठीक है। थियरी पे फोकस करिए। सबसे चीज़ें गलत क्या होती है कि इतना समझाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता है कि सर कहना क्या चाहते हैं। सर एक ही बात कहना चाहते हैं कि सिलेक्शन लेने के लिए, इस बार सिलेक्शन लेने के लिए थियरी बहुत ज़रूरी है। थियरी जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तब आप एमसीक्यू पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, देखिए आपका कौन सा कमज़ोर है और 5 ऑप्शंस वाले प्रश्न का एमसीक्यू करिए, ना कि 4 ऑप्शंस का। और टेस्ट दीजिए, टेस्ट ऑनलाइन मत दीजिए, टेस्ट ऑफलाइन दीजिए, OMR सीट पे दीजिए, ठीक है। मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी पब्लिकेशन के हैं, आप किसी एक को परचेज कर लीजिए और साथ ही साथ में मार्केट में OMR सीट मिलती है उसको ले लीजिए। और नहीं, अब मार्केट में आप खुद सर्च कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन मंगा लीजिए, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन बहुत सारी किताबें आती हैं, ठीक है। हमारे खुद वाईसीटी का जो हमने तैयार किया है, खुद ही वाईसीटी का उपलब्ध है। वाईसीटी आप सर्च करेंगे, एनएम प्रैक्टिस बुक आपको मिल जाएगा। और बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी बुक भी चल रही है बहुत सारी मार्केट में, क्योंकि हमने कभी प्रचार प्रसार किया ही नहीं, ताकि आपको ये ना लगे कि बस आप किताबें ही बेच रहे हो, ठीक है। लेकिन हमारी 3-3 4-4 किताबें चल रही हैं। एनएम के लिए पर्टिकुलर एक एमसीक्यू का चल रहा है, जो लास्ट 10 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं प्रश्न, उसका है। पर्टिकुलर थियरी की चल रही है बुक, वन लाइनर की बुक चल रही है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है, कई सारे चल रही हैं। लेकिन बताने से थोड़ी ना बिकता है। वो जो कंटेंट में क्वालिटी रहेगी तो वो मार्केट में बिकता ही चला जाएगा, उसकी बताने की या प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ने वाले क्या है, जैसा आप सभी को पता है, आपका जो विषय चल रहा है, ठीक है, पीएससी सैंडविच में हम पीएससी पढ़ा रहे हैं और ये पीएससी का भाग 5 है, जो अंतिम भाग है। इसके बाद आपका ये विषय कंप्लीट हो जाएगा। इस विषय के कंप्लीट होने के साथ साथ आपके सैन्य बैच के 3 विषय कंप्लीट हो जाएंगे। बचेंगे कितने सर? 3 विषय और बचेंगे। अब इसके बाद जो स्टार्ट होगा CHN, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग नहीं, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। CHN का मतलब ये भी होता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, तो ये हम पढ़ाएंगे। उसके बाद आपका मिडवाइफरी बचेगा, फिर हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट बचेगा। तो कुल मिलाकर आधी तैयारी आपकी हो चुकी है। जैसे ही ये 6 विषय कंप्लीट होते हैं, फिर हर एक विषय का पर्टिकुलर आपको 5-5 ऑप्शंस के प्रश्न करवाए जाएंगे, टेस्ट लिया जाएगा आपका।
अगर डेली टेस्ट नहीं हो पाएगा तो कोशिश करेंगे हफ्ते में 2 टेस्ट जरूर ले लेंगे पूरा 100 प्रश्न का, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाए, उसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग परेशान बिल्कुल ना हुआ करें। आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर जो हमने चीज़ें बताई है, पॉसिबिलिटी है दिवाली से पहले आपकी नोटिस आ जाएगी। ठीक है, बस पढ़ाई करते रहिए और मन लगा के पढ़िए। तो पहला देखिए, हम थियरी को एमसीक्यू पार्ट में प्रश्न उत्तरी के रूप में पढ़ेंगे, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, प्रश्न उत्तरी से ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए पूरी थियरी हम प्रश्न उत्तरी बना रहे हैं। अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट क्या है, मैंने वीडियो में यहाँ पे इस वाले वीडियो में जो फर्स्ट एड आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट एड की पर्टिकुलर जो लोग जो भी कैंडिडेट पीजीआई, ठीक है, पीजीआई का फॉर्म अप्लाई किए हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट के पद पे, 60 नंबर आएगा टोटल आपका। ठीक है, 60 नंबर आएगा, उसमें से फर्स्ट एड ज़्यादा ही चीज़ें रहती है उसमें। तो मैंने ग्रुप में भेज दिया था, फर्स्ट एड की पूरी आप वो पढ़ लेंगे तो फर्स्ट एड आपका वहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा। फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर मैं इसमें नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि वो पीडीएफ ऑलरेडी मैं भेज दूँगा आपको। ठीक है, पूरा 200 कुछ पेज का है, तो वो आप पढ़ लेना, उसको प्रिंट मत करवाना, लेकिन पढ़ लेना। अब एक ही चीज़ को बार-बार पढ़ाना या फिर कंटेंट देना, देखिए कंटेंट बनाने में भी समय लगता है, वीडियो भी बनाने में समय लगता है, आप तक उपलब्ध करवाने में भी समय लगता है। तो एक ही चीज़ मैंने वो पीजीआई के लिए भेज दिया है आपको, तो उसी में फर्स्ट एड वाला जो पोर्शंस है, जैसे ब्लीडिंग का हुआ, रक्तस्राव वाला हुआ, वो आप पढ़ लेना, फ्रैक्चर वाला हो गया, पोजीशन वाला हो गया, पट्टियाँ हो गया, पट्टिया के बारे में हो गया, वो सब कुछ आप पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे हम इस जो फर्स्ट एड यहाँ पे जो पढ़ाने वाले हैं, यहाँ पे 2 चीज़ को नहीं पढ़ाएंगे। कौन-कौन सा सर? पट्टिया के बारे में नहीं बताएंगे आपको और फ्रैक्चर के बारे में नहीं बताएंगे, बाकी 2 चीज़ों के बारे में बताएंगे। प्राथमिक उपचार के बारे में बता दे रहे हैं और बर्न के बारे में बता दे रहे हैं। ठीक है, जो आपकी भर्ती परीक्षा में बर्न से ज़्यादा प्रश्न बनता है। पहला देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्राथमिक उपचार क्या है, आपको अच्छे से पता है। किसी घायल या फिर बीमार व्यक्ति को जो प्राथमिक उपचार होता है, जो शुरुआती मदद होती है। ठीक है, प्राथमिक उपचार का मतलब किसी बीमार या फिर घायल व्यक्ति को जो आप शुरुआती मदद कर रहे हो, वही आपका प्राथमिक उपचार हो गया। अच्छा, क्यों कर रहे हो? कि भैया इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुरंत एक्सीडेंट हो रहा है या फिर तुरंत घटना घट रही है, तो डॉक्टर नहीं उपलब्ध हो पाता है या फिर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए हम जो प्राथमिक मदद दे रहे हैं वही क्या हो जाता है, प्राथमिक उपचार हो जाता है हमारा। अच्छा, प्राथमिक उपचार वह शुरुआती मदद है जो किसी घायल या फिर बीमार व्यक्ति को दी जाती है जब तक कि डॉक्टर या फिर अस्पताल की पूरी चिकित्सा सुविधा न मिले। इसका मकसद व्यक्ति की जान बचाना और उसकी हालात को, जो हालत है उसकी स्थिर करना, बिगड़ने से रोकना। ये हो गया। बाकी अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, प्राथमिक उपचार का थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे। ये प्राथमिक उपचार की उत्पत्ति कब कैसे क्यों हुआ। ठीक है, तो 1877 में, ठीक है, 1877 में सर सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसने प्राथमिक उपचार को बढ़ावा देने और लोगों को ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया। यह संगठन आज भी दुनिया भर में सक्रिय एक्टिव है। ठीक है, ये सेंट जॉन एम्बुलेंस जगह जगह पे क्या 3-4 राज्यों में है, दिल्ली में है, राजस्थान में है, पंजाब में है और आपका हरियाणा में है। तो 3-4 जगहों पे है जहाँ पे इसका सेंटर है, वहाँ पे ट्रेनिंग विद प्रैक्टिकल करवाया जाता है, हर एक चीज़ के बारे में दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति यहीं से होता है 1877 में। देखिए एक युद्ध हुआ था जिसमें बहुत क्षति हुई थी, तो वहाँ से ही सेंट जॉन्स नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ही ये प्रक्रिया अपनाया, तो उसी के नाम से ये रखा गया सेंट जॉन। हालांकि वो डीप में आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, वहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, बस यही पूछ लेगा, सन तो सन याद करके रखना है 1877। ठीक है, प्राथमिक उपचार क्यों जरूरी है। प्राथमिक उपचार आपकी भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है। प्राथमिक उपचार क्यों, निम्नलिखित में से बताइए प्राथमिक उपचार क्यों जरूरी होता है। तो प्राथमिक उपचार के लक्ष्य हैं भैया कौन कौन से, व्यक्ति की जान बचाना, उसकी हालत को कुछ समय के लिए संभालना, ठीक है, दर्द को कम करना, रोगी को सुरक्षित तरीके से अस्पताल पहुंचाना, इसलिए प्राथमिक उपचार ये जरूरी है। अच्छा, कब पड़ती है प्राथमिक उपचार की ज़रूरत। तो प्राथमिक उपचार की ज़रूरत इन स्थितियों में पड़ती है, तेज़ी से खून बहने पर, सांस रुकने या फिर दम घुटने पर, जो आप सीपीआर देते हो, जलने पर,
त्वचा खराब होने पर, डूबने की स्थिति में, ठीक है, हड्डी टूटने या मोच आने पर, हड्डी टूट गई है, मोच आ गई है, बिजली का झटका लग गया है, आँख, नाक, कान में चोट या फिर रुकावट होने पर, जहर खाने या फिर दवा की अधिक मात्रा लेने पर, सांप, कुत्ता, बिल्ली, मधुमक्खी, मकड़ी के काटने पर, इन सभी स्थितियों में प्राथमिक उपचार की ज़रूरत होती है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे प्राथमिक उपचार देते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। प्राथमिक उपचार देते समय ये बातें ध्यान में रखें। सबसे पहले रोगी की सांस चेक करना है, ठीक है, और नब्ज को देखना है, और ये सभी प्रक्रिया जो रिस्पांस आप चेक करते हो 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए। 10 सेकंड में आप ये सारा प्रक्रिया कर सकते हो, रिस्पांस चेक कर सकते हो। खून बहाव की जांच करें, शांत रहकर जल्दबाजी के बिना काम करें, रोगी और उसके परिवार वालों से नरमी से बात करें, ठीक है, नरमी से। अब देखिए, एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का काम ही होता है हर एक किसी व्यक्ति से नरमी से बात करना होता है। यहाँ पे तो कल के डेट में एक एनम बहन का कमेंट आता है, इस तरीके से कमेंट आता है कि जब एक किसी टीचर को, भी जेन्युइन टीचर है, कोई फेक टीचर नहीं है, उसके साथ आप इस तरीके से बात कर रहे हो तो आप एक मरीज से कैसे बात करोगे। उस गरीब मरीज जिसके पास पैसा नहीं है, इलाज करवाने आ रहा है, तो उसके साथ तो आप अलग ही एटीट्यूड में बात करोगे। फिर आपका क्या ही मतलब है स्वास्थ्य कार्यकर्ता का काम करने का। आयोग फिर आपको तो वैसे ही बाहर कर देना चाहिए। अगर तगड़ा इंटरव्यू ले, यहीं पे इंटरव्यू लेना शुरू कर दे तो आप तो बाहर हो जाओगे। आप तो बाहर हो जाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है किस तरीके से किससे क्या बात करनी चाहिए। अब ये है कि भाई चलो ठीक है, पेपर दे रहे हो, डीवी हो गया, आपका नौकरी लग गया, लेकिन आप जाके वहाँ पे अगर सही तरीके से बात आप नहीं की हो, हमेशा क्या रहता है, चेहरे पे मुस्कान रहकर प्रेम पूर्वक अच्छे से बात करना, चाहे वो छोटा, बड़ा, गरीब, दुखिया, बीमार, अमीर, धनी, कुछ भी हो, सबसे XYZ आपके लिए सब समान है और आप बहुत ही प्रेम पूर्वक बात करेंगे सबसे। ये पहला कर्तव्य होता है, उसके बाद आपका जो काम है वो काम आता है, ठीक है। तो रोगी की हालात के बारे में सही जानकारी परिवार को दें। रोगी के आसपास भीड़ इकट्ठा ना होने दें। जब आप प्राथमिक उपचार दे रहे हैं तो रोगी को अकेला ना छोड़ें और उसे हिम्मत दें। बिना ज़रूरत के रोगी को हिलाने डुलाने से बचें। दुर्घटना के कारण जैसे कि जहर की बोतल, ये सभी चीज़ को नष्ट ना करें, ठीक है, एज अ प्रूफ के लिए। चलिए, प्राथमिक उपचार के सुनहरे नियम क्या हैं? गोल्डन रूल आपको पता होना चाहिए। प्राथमिक उपचार के सुनहरे नियम इस प्रकार हैं। सबसे ज़रूरी काम पहले करें, शांति और बिना घबराहट के रोगी और उसके परिवार को सहानुभूति दिखाएं, हौसला बढ़ाएं, धीरे और सावधानी से उपचार करें, जल्दी से दुर्घटना स्तर पर पहुंचें। अभी जो मैंने बुक आपको कल के डेट में ग्रुप में भेजा है, वहाँ पे और अच्छे से ये चीज़ें एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। फर्स्ट एड के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, वो बुक आप जरूर पढ़ के छूने या हिलाने से बचें, ये सभी हम गोल्डन रूल्स में आता है, ठीक है। दुर्घटना के कारण को हटाने की कोशिश करें, जैसे कोई खतरनाक चीज़। रोगी को भावनात्मक और शारीरिक रूप से सुरक्षित महसूस कराएं। रोगी को आरामदायक स्थिति में लिटाएं। अगर रोगी को कमरे में घुटन हो तो उसे खुली जगह पर ले जाएं। परिवार वालों को दुर्घटना की जानकारी दें और रोगी को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करें। भीड़ को रोगी के पास ना आने दें भाई, ठीक है। गाँवों में आपने देखा भी होगा, कोई भी दुर्घटना होता है तो भीड़ लगा के इकट्ठा खड़े हो जाते हैं, मदद कोई नहीं करता है, बस तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो जाएंगे। अरे बाप रे, ऐसे हो गया, ओहो ये क्या हो गया, बस यही बोलेंगे, बाकी कुछ कोई हेल्प नहीं करेगा, हाथ कोई नहीं लगाएगा, बस जस्ट एज अ मज़ा बोलते हैं ना, वो देखने के लिए आ जाते हैं। देखिए, शरीर के अलग अलग हिस्सों में चोट लगने पर क्या देखना चाहिए। शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोट लगने पर निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला कि जैसे सिर से खून बह रहा है, तो क्या करेंगे, सिर में तो खून बहना को देखेंगे कि भाई खून कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, सूजन क्या है, गड्ढा क्या पड़ गया, क्या सिर की हड्डी टूट गई है या फिर खून जमने का संकेत हो सकता है, ये सभी चीज़ें देखेंगे। कान में है तो खून या तरल पदार्थ निकलना या कान का पर्दा फटने या सिर की हड्डी को टूटने का लक्षण हो सकता है, ये चीज़ देखेंगे। चेहरे पे देखेंगे खून बहना, सूजन, दर्द, ये सभी चीज़ें देखेंगी। आँख में वैसे नाक में ये सभी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, आप एक बार इसको ससरी नज़र में पढ़ लीजिएगा, कोई ज़रूरी चीज़ें हैं नहीं, वहाँ से प्रश्न बनते नहीं। आपदा या बड़ी दुर्घटना में प्राथमिक उपचार कैसे किया जाता है,
तो ट्रायज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर घायलों की संख्या ज़्यादा है तो और जो सुविधा जो संसाधन है आपके पास उसकी कमी है लेकिन संख्या ज़्यादा है, तब वहाँ पे ये नियम लागू होता है कि आप ट्रायज का इस्तेमाल करो। ठीक है, ट्रायज का इस्तेमाल ये एक तरीका होता है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके, दुर्घटना से उसको बहाली किया जा सके। ठीक है, घायलों को 4 श्रेणियों में बाँटा जाता है। पहला, जिनको तत्कालिक ट्रायज में 4 श्रेणियों में है 3। ठीक है, ट्रायज का मतलब 3 होता है लेकिन यहाँ पे हम 4 पढ़ेंगे। तत्कालिक, जिन्हें तुरंत इलाज चाहिए जैसे कि सांस रुकना, दिल की बीमारी, बाहरी रक्तस्राव या फिर गंभीर जलन। तो भैया हम इनको तत्कालिक रूप से जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उस संसाधन जैसे कि कर्मचारी की संख्या या फिर मशीन की सुविधा, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। जो तत्कालिक में इमरजेंसी जो रहते हैं जैसे कि किसी का सांस रुक गया है, दिल की बीमारी है, ठीक है, और भारी मात्रा में ब्लीडिंग हो गया है, गंभीर रूप से वो 3rd डिग्री तक जल चुका है, तो उसमें हम इसको प्रायोरिटी देंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूनतम जो चल फिर सकते हैं, हल्की फुल्की चोटें खरोंचे आई हैं तो उनको हम बाद में देखेंगे। भैया आपको तो वैसे ही ठीक हो जाएगा, आपको क्यों संसाधन, हम जब हमारे पास ऑलरेडी संसाधन की कमी है, सुविधाएं कमी है, तो क्यों हम आपको वहाँ पे भीड़ को इकट्ठा करें। तो इनको आप पेंडिंग में डाल सकते हो। ठीक है, और जो गंभीर रूप से हैं जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है जैसे कि हड्डी टूटना या मामूली जलन, तो उनको बाद में फिर प्रायोरिटी इनसे पहले इनकी प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, अविलंबित, जिनके बचने की संभावना बहुत कम है जैसे कि सांस की नली या फिर मस्तिष्क को गंभीर क्षति, प्राथमिकता उन मरीजों को दी जाती है जिनको बचने की संभावना ज़्यादा हो। ठीक है, अब जो बचने की संभावना जिसकी है ही नहीं, हमारे पास एक ही इंजेक्शन है, सपोज दैट हमारे पास डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन है। ठीक है, डेक्सोना जिसको बोलते हैं, वो एक ही है हमारे पास, इमरजेंसी ड्रग होती है, एक ही है। और हमको पता है कि ये जिंदा नहीं रहेगा, ये मर ही जाएगा, तो उस आदमी को हम नहीं देंगे भाई। उस आदमी को इंजेक्शन देकर क्यों हम अपना इंजेक्शन को बर्बाद करेंगे, तो हम उसको देंगे जो जिसको हमें पता है कि ये इसको देने से इसकी जान बच सकती है, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ट्रायज यहाँ पे काम करता है, इसी चीज़ को लेकर ट्रायज बनाया गया है। देखिए, प्राथमिक उपचार के लिए किन किन संसाधनों की ज़रूरत होती है। प्राथमिक उपचार के लिए ये संसाधन जरूरी है। पहला कि भैया प्रशिक्षित लोग जो ट्रेनिंग ले चुके हैं वही प्राथमिक उपचार दे सके। ठीक है, अब मैं खुद ट्रेनिंग ले चुका हूँ, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस में ट्रेनिंग भी ले चुका हूँ, दे भी चुका हूँ ट्रेनिंग। ठीक है, दोनों काम कर चुका हूँ। सेंट जॉन्स एम्बुलेंस दिल्ली में जाके मैंने दिया है यहाँ पे। ठीक है, 7 दिन की ट्रेनिंग होती है प्रैक्टिकली वहाँ पे, और जैसे आप ट्रेनिंग लेने जाओगे तो प्रैक्टिकल 7 दिन करवाएंगे। प्रैक्टिकल करवाने के बाद एक टेस्ट लिया जाता है ऑनलाइन, उसमें आपको 50% मार्क्स लाना ज़रूरी होता है। अगर उसमें फेल हो गए तो फिर ये आपका ट्रेनिंग नहीं हो पाएगा, फिर आप दोबारा फिर से आपको ट्रेनिंग करवाया जाएगा, फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा, तब पास होते हैं, तब वो सफल माना जाता है। सेंट जॉन्स एम्बुलेंस जैसे संगठन में मोबाइल स्वास्थ्य टीमें होनी चाहिए, सरकार और नीति निर्माताओं का सहयोग होना चाहिए, समुदाय के नेता और स्वयंसेवक होने चाहिए, स्कूल में क्लिनिक स्थानीय चिकित्सा समूह और दवा केंद्र होने चाहिए, समुदाय के लोगों को प्राथमिक उपचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब देखिए, हाल के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक उपचार का महत्व क्या है। कभी कभी लेटेस्ट डेटा के आधार पर चीज़ें आ जाती हैं, प्रश्न आ जाता है। तो हाल के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक उपचार का क्या महत्व है। WHO और रेड क्रॉस 2023 और 24 के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में करीब 1.5 लाख लोग मरते हैं। ठीक है, और समय पर प्राथमिक उपचार मिलने से 10 से 15% जो मौत है उसको रोकी जा सकती है अगर प्राथमिक उपचार दे रहे हैं। आप सोच लीजिए, 1.5 लाख लोग मर रहे हैं। ठीक है, और एक्सीडेंट हो रहा है, सड़क दुर्घटना हो रहा है, अगर हम प्राथमिक उपचार दे रहे हैं, उनको प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, तो 10 से 15% लोगों की जान बच जाती है। तो कितना इम्पोर्टेंट है प्राथमिक उपचार। आपदा प्रबंधन में जो ट्रायज सिस्टम का उपयोग होता है जैसे कि भूकंप, बाढ़ और अन्य आपदाओं में प्रभावी साबित हुआ। जो ट्रायज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे जैसे कि भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, या फिर भारी मात्रा में ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पे ट्रायज का जो ये सिस्टम बनाया गया है उसका उपयोग करने पे ये काफ़ी प्रभावशाली दिखा कि भैया यहाँ पे बहुत ही प्रभावी साबित हुआ ट्रायज का, क्योंकि जो ज़रूरी लोग हैं उनको इलाज हो रहा है, और जो
जिनको जीने की संभावना नहीं है उनको हम क्यों फिर समय अपना बर्बाद करें या फिर अपना संसाधन क्यों इस्तेमाल करें उन लोगों के लिए, ये चीज़ होता है। सेंट जॉन्स एम्बुलेंस और अन्य संगठन भारत में हर साल लाखों लोगों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिससे जागरूकता बढ़ रही है। ये चीज़ें हो गया टोटल जो हम प्राथमिक उपचार भी देखे हैं। अभी तो ये खाली इंट्रोडक्शन है, जो मैंने बुक भेजा है मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मैं भेज दूंगा, इसको प्रिंट मत करवाना आप लोग, ठीक है, पढ़ लेना बस। पीजीआई एग्जाम के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा और मैक्सिमम प्रश्न यहीं से बन जाएंगे जो मैं भेजा हूँ, ठीक है। ये अब हम पढ़ेंगे बर्न्स के बारे में, जलन के बारे में, ठीक है। जलने क्या होते हैं और दुनिया तथा भारत में इनकी स्थिति क्या है। देखिए जलने बर्न्स त्वचा या शरीर को ऊतकों की गर्मी, रसायन, बिजली या फिर विकिरण से होने वाली चोट है। WHO के अनुसार दुनिया भर में हर साल लगभग 2.65 मतलब 2,65,000 लोग जलन से मरते हैं। सोच लीजिए इतने लोग जलने से मरते हैं। और 2021 में गंभीर जलनों के 1.3 करोड़ मामले थे। 2021 में गंभीर जलनों के लगभग 1.3 करोड़ मामले थे। भारत में 2025 के एक अध्ययन के अनुसार हर साल 21 लाख लोग जलने से घायल होते हैं, जिसमें 25,000 मौतें होती हैं। महिलाओं और बच्चों में यह समस्या ज़्यादा आम है, मतलब ज़्यादा महिलाएं जलती हैं और बच्चे। महिलाएं क्या, जागरूकता की कमी है, जैसे कि गैस पे खाना बना रही हैं, उनको पता ही नहीं है रेगुलेटर बंद कर देना चाहिए, रेगुलेटर ऑन करके रखती हैं, उनको पता ही नहीं है कि भाई गैस जो आ रहा है वो पाइप से आ रहा है। अब वो कभी कभी जो रोटी बनाने वाला तवा होता है वही टच कर देती हैं पाइप में, तो जिससे आग पकड़ जाती है। कभी कभी रख देंगे चावल, ठीक है, चावल रख देंगे गैस को ऑन करके, अब फ़ोन पे अपने मायके बतियाने लगेंगी मम्मी से घंटों घंटों, अब भूल जाती हैं कि हमने गैस पे खाना रख के आया है, तो वहाँ से भी आग पकड़ने की संभावना हो जाती है। अब बच्चे तो जानते ही हैं दिल के सच्चे, उनको क्या पता कि भाई ये क्या होता है, वो तो सीधा अपना हाथ ही डाल देते हैं आग में। इसके कारण, ठीक है, महिलाओं और बच्चों में ये समस्या ज़्यादा आम है। 10 लोग से ज़्यादा लोग मध्यम या फिर गंभीर जलन का शिकार होते हैं। ये हो गया हमने अभी हाल ही का जो चीज़ें हैं उसके बारे में देख लिया। जलने के मुख्य प्रकार क्या हैं आपको अच्छे से पता है। सुपरफिशियल बर्न होता है, पार्शियल थिकनेस बर्न होता है और फुल थिकनेस बर्न होता है। प्रथम डिग्री, द्वितीय डिग्री, तृतीय डिग्री। आपके भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछता है प्रथम डिग्री में क्या होता है, जलने पे क्या होता है, द्वितीय डिग्री में जलन से क्या होता है, फफोले किस में पड़ जाते हैं, किस में पेन नहीं होता है, किस में पेन ज़्यादा होता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं जो आपके भर्ती परीक्षा में बनते हैं प्रश्न। प्रथम डिग्री में केवल त्वचा की ऊपरी परत एपिडर्मिस प्रभावित होती है। अच्छा, लक्षण क्या है प्रथम डिग्री का, तो लालिमा, हल्का सा लाल हो जाएगा, दर्द होगा लेकिन फफोले नहीं है। दर्द होगा, इतना ज़्यादा दर्द नहीं होगा कि आप सह नहीं सकते, दर्द हल्का होगा। फफोले नहीं पड़ते हैं और यह आमतौर पर 3 से 6 दिनों में ठीक हो जाता है। द्वितीय डिग्री यही खतरनाक होती है, इसमें पेन बहुत तगड़ा होता है और फफोले भी पड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे डर्मिस प्रभावित हो जाता है, ठीक है। ये त्वचा की ऊपरी और गहरी परत डर्मिस प्रभावित होती है। इसके लक्षण क्या हैं, फफोले, गंभीर दर्द। आपके भर्ती परीक्षा में पूछेगा किस प्रकार के डिग्री बर्न से गंभीर पेन होता है, तो आपको बताना है सेकेंड डिग्री। किस प्रकार के में फफोले पड़ जाते हैं, सेकेंड डिग्री, ठीक है। कितना समय लग सकता है सेकेंड डिग्री में को ठीक होने में, 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं या फिर मैक्सिमम लग सकते हैं, और ज़्यादा लग सकते हैं, इससे ज़्यादा लग सकते हैं, ठीक है। तृतीय डिग्री में पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा किसमें पेन नहीं होता है, किस प्रकार के जलन से पेन नहीं होता है, तो तृतीय डिग्री में पेन होता ही नहीं है, जबकि भाई ये ज़्यादा गंभीर जलन होता है माना जाता है। इसमें पेन नहीं होता क्योंकि जो नर्व्स रहती हैं या डैमेज हो जाती हैं, हमारे ब्रेन तक वो सिग्नल पहुंचता ही नहीं कि हमें हुआ क्या है एक्चुअल में। हमारी जो नर्व्स रहती हैं जो सिग्नल देती हैं मस्तिष्क को कि हमें जलन हुआ है, हमें क्या हुआ है, वो सिग्नल डैमेज हो जाती है तो सिग्नल मस्तिष्क तक पहुंचता ही नहीं है। बॉडी पूरा एकदम समझ ही नहीं पाता कि है कि नहीं, जिसके कारण दर्द नहीं होता है। ये डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। इसमें त्वचा की सभी परतें, नीचे की मांसपेशियां, हड्डियां तक प्रभावित होती हैं। लक्षण क्या है, सफ़ेद हो जाना त्वचा का, काली त्वचा, सुन्नता और सर्जरी की ज़रूरत इसमें पड़ती है। कुछ मामलों में चौथी डिग्री मांसपेशियां और हड्डियां तक भी मानी जाती हैं, लेकिन मुख्य क्लासिफिकेशन 3 ही है, ये आपको ध्यान रखना है।
अच्छा, जलन के प्रभावित क्षेत्र की गणना के रूल ऑफ नाइन्स क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है? इससे हमको जानना होगा। जैसे हमारा हाथ जला है तो कैसे ज्ञात करेंगे कि हमें हमारे शरीर का कितना प्रतिशत भाग जल गया है? जैसे कि बताना भी होता है ना कि आप जैसे कि फर्स्ट प्राथमिक उपचार दे रहे हो, किसी रोड पे देखते हो किसी व्यक्ति का हाथ जला हुआ है, कॉल से आपसे पूछा जाएगा कि भाई शरीर का कितना प्रतिशत भाग जला है, तो आप क्या बताओगे? जब आपको ये कैलकुलेट आप करेंगे, 9 रूल का इस्तेमाल करेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। आपको पता ही रहेगा कि सिर गर्दन अगर जलता है तो इसको 9% बोलते हैं, और प्रत्येक हाथ, ठीक है, चाहे वो राइट हो चाहे लेफ्ट हो, जलता है तो उसको 9% बोलते हैं। अब प्रत्येक पैर, ठीक है, प्रत्येक पैर जल रहा है, किसी दोनों पैर जल रहे हैं तो बोलेंगे कि भैया 36% भाग जल गया है शरीर का। छाती जल गई है तो 18%, पीठ तो 18%, और जो जननांग एरिया है वो जलता है तो 1% माना जाता है, ठीक है, जननांग एरिया 1% हो गया। एडल्ट में हमने देखा। अच्छा सर, एडल्ट में आपने बताया, बच्चों में बता दीजिए। ये देखिए फिगर में भी आप समझ सकते हो, यहाँ पे बताया गया है सिर और आपका गर्दन 9%, और छाती फ्रंट पे 9%, बैक पे 9%, दोनों को मिलाकर 18%। अगर फ्रंट जला है तो 9%, बैक जला है तो 9%। अगर दोनों फ्रंट और बैक दोनों जल गया तो आप बोलोगे कि शरीर का 18% भाग जल गया है, ठीक है। हाथ 9%, राइट लेफ्ट दोनों। अब देखिए यहाँ पे जो आपका ये एब्डोमिनल एरिया है, ठीक है, अगर फ्रंट है तो 9%, बैक है तो 9%। अगर दोनों फ्रंट और बैक दोनों एब्डोमिनल एरिया जला है तो 18%। पैर में 9%, 9% अपर, 9% लोअर, ठीक है। ये देखेंगे 9 9 18, 18 फ्रंट 18 बैक, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका जननांग एरिया 1%, ये आप फिगर से भी आप समझ सकते हो। बच्चों में कुछ अलग सिस्टम है। बच्चों में, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, हाइट छोटी होती है उनकी, बच्चों में अगर सिर गर्दन जल रहा है तो बोलेंगे 18%, प्रत्येक हाथ में 9%, प्रत्येक पैर में 14%, छाती में 18%, पीठ में 18%, बराबर है। इतना चीज़ें बराबर है। एडल्ट में भी 18% छाती और पीठ रहता है, ठीक है, और हाथ में भी बराबर है एडल्ट की तुलना में, मुकाबला में। और यहाँ पे लेकिन बच्चों में जो सिर और गर्दन है यही अलग है, 18%, ठीक है, और उनका जननांग भी उतना ही है, बराबर है, 1%। तो आपको ध्यान में रखना है, आपके भर्ती परीक्षा में कहीं से ये पूछ लेगा। तो यह गणना इलाज तय करने में मदद करती है, जैसे कि फ्लूइड्स देना, इसी के अकॉर्डिंग फ्लूइड्स भी दिया जाता है। अच्छा, हिस्ट्री इसकी देख लेते हैं। इसकी शुरुआत 1947 में पुलास्की और टेनिसन ने की थी, और 1951 में अलेक्जेंडर बर्न्स वालिस ने इसे प्रकाशित किया। आज भी यह बर्न असेसमेंट में इस्तेमाल किया होता है। हालांकि अच्छा, लुंड ब्राउंडर चार्ट अधिक सटीक होता है, ठीक है। जैसे 9 रूल्स लुंड इन्होंने जो दिया था, लुंड ब्राउडर ने, इनका बहुत अधिक सटीक माप। आपके भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है। बताइए किसके चार्ट के अनुसार सबसे अधिक वर्ण को सटीक ज्ञात किया जा सकता है? तो आपको ध्यान रखना है लुंड ब्राउडर चार्ट, ठीक है, इनके अनुसार। ये शायद किसी भर्ती परीक्षा में पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये प्रश्न किसी न किसी भर्ती में आया है, ठीक है, मुझे अब देखने से, लेकिन अब पता नहीं किस भर्ती में पूछा, लेकिन किसी न किसी में आया है, किसी न किसी, क्या बहुत सारे भर्तियों में आया होगा, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है किस भर्ती में, लेकिन ये किसी न किसी भर्ती में ज़रूर पूछा है प्रश्न। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए, जलने पर प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड कैसे दें? जलने की प्रक्रिया, पहली बात तो जलने की प्रक्रिया करोगे। अगर आग लगी हो तो स्टॉप ड्रॉप रोल करें, रुकें, लेटें और लुढ़कें, ये बताना होता है जो जल रहा है कि भाई रुक जाओ, दौड़ो मत, रुक जाओ, ठीक है, और अपने आप को ड्रॉप करो, गिर जाओ, ठीक है, गिरने के बाद लेटो, चलो बेलनाकार में, जिससे क्या होगा, देखिए दौड़ने से क्या रहेगा, दौड़ने से ऑक्सीजन उसको कम हो जाएगा। अगर आप तेज़ी से दौड़ेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे ज्वाला जो जलन है ये तेज़ बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। और जैसे ही लेट जाएगा तब तो उसको और कम हो जाएगा, क्योंकि जो ज़मीन स्तरीय पे वहाँ पे ऑक्सीजन और कम हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे उसको ऑक्सीजन और कम हो जाएगा, लेटने से आग बुझ जाएगी, ठीक है। तो ये सिस्टम बताना है कि भाई क्या करना है, स्टॉप ड्रॉप रोल करें, ठीक है, ये बताना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, ठंडा 10 से 20 मिनट तक जो एरिया है, 10 से 20 मिनट तक ठंडे या फिर नॉर्मल
बहते पानी से धोएंगे। बर्फ़ नहीं लगाना है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि बर्फ़ ना लगाएं, क्योंकि इससे और नुकसान हो सकता है। ऐसे डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में पूछेगा, जलने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया किया जाता है, कौन सा प्रक्रिया नहीं किया जाता है, ऐसे डायरेक्ट पूछेगा भर्ती परीक्षा में कौन सा प्रक्रिया नहीं किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन देगा ठंडे पानी से 10 से 20 मिनट तक धोएं। दूसरा ऑप्शन दे देगा बर्फ़ से सेकाई करें। तीसरा ऑप्शन दे देगा सूती कपड़े से ढक दें। चौथा ऑप्शन दे देगा कि अस्पताल में भर्ती कराएं। फिर एक ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो हमको पता है बर्फ़ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ऑप्शन बोल रहा है कि बर्फ़ लगाएं, बर्फ़ से सेकाई करें। यही गलत हो जाएगा, यही नहीं है। ऐसे करके प्रश्न बना लेगा वो। आप थियरी पढ़े रहेंगे तो अच्छे से प्रश्न को वहाँ पे कर पाओगे, इसलिए हमारा उद्देश्य रहता है कि थियरी पढ़ाना आपको। उसके बाद फफोले पड़ गए हैं तो उसको नहीं फोड़ना है, क्योंकि इन्फेक्शन से आप बच सकते हो। फफोले आप फोड़ देंगे तो इन्फेक्शन और तेज़ी से बढ़ जाएगा। अगर कुछ पहना है जैसे कुछ ज्वेलरी चीज़ पहना हुआ है आदमी, ठीक है, इंसान, तो उसको हटाएं, ठीक है, उसको हटाएं सूजन आने से पहले। अगर सूजन आ गया तो फिर नहीं हटाना है, जैसे कि अंगूठी हुआ, कंगन हुआ आदि, ये सभी चीज़ें सूजन आने से पहले निकाल दें। उसके बाद ढक दें, एरिया जहाँ पे जला है उसको ढक दें, साफ या फिर सूखे कपड़े या फिर बैंडेज से ढकें। ठंड से बचाने के लिए कंबल डालें। जलने पे क्या रहता है, बॉडी का टेम्परेचर और कम हो जाता है, ठीक है, बढ़ता नहीं है, ध्यान रखना। जलने पे बॉडी का टेम्परेचर जो है और ही कम हो जाता है, जिसके कारण ठंड लगने लगती है। तो तेल, लोशन या फिर मरहम नहीं लगाना होता है, जो अक्सर लोग करते हैं, जलने पे देखते हैं तेल लगा लेते हैं, कोई कोलगेट ही लगा लेता है जबकि कोलगेट नहीं लगाना चाहिए। इंसान जो मानव है ये विपरीत करता है, साइन के विपरीत ही चलता है, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ जाता है आगे चलकर। अगर हम बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ गलत है, इसको मत करो, तो वही इंसान करता है। अब भी इंसान बांदर जैसा ही बना है, ठीक है। आपने देखा होगा क्या करते हैं, जलता है इंसान तो कोलगेट लगा लेते हैं, बोलते हैं ठंडा है। भाई ठंडा है तो बर्फ़ ला के लगा लो। अब यहाँ पे बर्फ़ वो बताया गया है, बर्फ़ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जलने के समय देखेंगे आप कई लोग लगाते हैं बर्फ़, किससे सेकाई करते हैं, तेल लगा लेते हैं, ठीक है, कड़वा तेल लगा लेते हैं उस पर, जबकि ये नहीं करना चाहिए, इससे और समस्या बढ़ सकती है। यही जानकारी की कमी रहती है लोगों को। रोगी को आराम दें, लेटाएं, गुनगुना पानी पिलाएं अगर पी सके तो। गंभीर मामले में शॉक होने पर फर्स्ट एड दें और अस्पताल ले जाएं। 2025 गाइडलाइन के अनुसार ठंडा पानी इस्तेमाल लगभग 12 से लेकर 18 सेंटीग्रेड का होना चाहिए, ठीक है, और 20 से 30 मिनट तक। अब ये हो गया धोने वाली बात। चलिए छोड़िए, 10 से 12 आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मामूली जलने या झुलसने पर क्या करें। मामूली जलने जैसे कि गर्म तेल या फिर भाप से, उस पर आप क्या करेंगे, जले हिस्से को ठंडे पानी से धोएंगे, पहला काम ये। दूसरा, एंटीबायोटिक क्रीम लगाकर साफ बैंडेज से बांधेंगे। तीसरा, गर्म पेय जैसे कॉफ़ी पिलाकर रोगी को आराम देंगे। अच्छा सर, गर्म क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया ना ऊपर की जलने पर बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है, तो उसको ठंडा, उसको मेंटेन बनाने के लिए, ठीक है, उसको मेंटेन को बनाए रखने के लिए कॉफ़ी, गर्म पेय पदार्थ पिलाते हैं, ठीक है, ये हो गया। अगर 10% से ज़्यादा क्षेत्र प्रभावित हो तो डॉक्टर से मिलें और 2023-25 गाइडलाइन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर अल्कोहल ना इस्तेमाल करें। ये 2023 और 25 का गाइडलाइंस है कि 10% से ज़्यादा एरिया प्रभावित है, क्षेत्र जल गया है शरीर का, तो उसमें आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये हीलिंग धीमी कर देता है, उपचार प्रक्रिया को धीमी कर देता है। मुंह या फिर गले में जलने पर प्राथमिक उपचार कैसे दें। गर्म चाय या कॉफ़ी या भोजन से मुंह, गले की झिल्लियाँ जल सकती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गर्म चाय, कॉफ़ी या भोजन नहीं देना है ऑलरेडी, क्योंकि इसको पीने से ही मुंह या फिर गले में जलने वाली समस्या हुई है, तो उसको और दे के और नहीं जख्म बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिया जाता है कि सर ने बता दिया है कि जलने पे हम गर्म पदार्थ पिलाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। अगर मुंह और गला जला है तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मियाँ से एक चिल्ली नहीं बनना है, खतरनाक है क्योंकि सूजन से सांस रुक सकती है। मियाँ से एक चिल्ली जैसे क्या हुआ, इतना मूर्ख था वो, ठीक है, घास काटने गया था, ठीक है, घास काटने गया था खेत में, ठीक है, घास काटने गया था खेत में,
अब खुरपी छोड़कर खेत से भाग आया था, ठीक है, घर पे चला आया था। मम्मी डांट लगाई कि भाई ये खुरपा जो जिससे घास छीलते हैं, या फिर आप फावड़ा समझ सकते हो, हम लोग खुरपी हमारे यहाँ बोलते हैं, अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो नहीं पता मुझे, जिससे घास छीलते हैं, ठीक है। तो वो छोड़कर चला आया घर पे। मम्मी डांट लगाई कि भाई कहाँ रख दिए तुम, फावड़ा या फिर खुरपी? तो बोला अरे मम्मी वहीं पे भूल गए। तो बोली जाओ लेके आओ। अब जाके देखता है तो धूप इतना तेज था, वो जो फावड़ा या खुरपी आप समझ रहे हो, वो लाल हो चुका था, बिल्कुल तप्त एकदम। और उसको टच करते ही पता चला कि हाथ उसका जल गया, छोड़ दिया। तो लेकिन उसको धागे से बांधता है, बढ़िया धागा का व्यवस्था करता है और उसको बांध देता है, ठीक है। घास काटने वाला जो यंत्र है उसका, खुरपी, उसको बांध देता है और बांध के लेके पहुंच जाता है डॉक्टर के पास। बोलता है डॉक्टर साहब ये हमारी खुरपी को देखिए बुखार बहुत तेज हो गया, शरीर पूरा इसका हिट हो रहा है, इसका इलाज करिए। तो डॉक्टर बोलते हैं इससे बड़ा मूर्ख तो हमने देखा ही नहीं है। अब उसको भगा रहे हैं डांट करके, भाग जाओ यार भाग जाओ, इसका इलाज क्यों नहीं, इलाज नहीं होगा। बोला क्यों नहीं होगा, आदमी का होता है तो इनका क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो डॉक्टर साहब झल्ला के बोले लाओ अच्छा इलाज कर देते हैं। उस पर ठंडा पानी रख दिया, ठीक है, ठंडा पानी डाल दिया, ठंडा पानी डाल दिया। और ठंडा पानी क्या, उसमें ठंडा पानी में रख दिया, पूरा डुबो दिया। उसके बाद तो बोला ओ ये तो बढ़िया इलाज है। डॉक्टर साहब ने सुई दवा नहीं किया, बस ऐसे पानी में डाल दिया, ठीक हो गया। एक दिन क्या हुआ, उसकी मम्मी को बुखार हो गया, शरीर हीट हो गया पूरा। अब मम्मी उसकी बोल रही है कि बेटा मुझे डॉक्टर के पास लेके चल। तो शेख चिल्ली बोलता है मैं खुद ही डॉक्टर हूँ, मैं खुद ही डॉक्टर हूँ, इलाज मैं कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मम्मी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इलाज कर दूंगा, अभी रुको तो सही। उनको लेके उठा के जाता है, जो टैंक थी पानी वाली उसी में डुबो देता है 5 मिनट तक। डुबो के फिर बाहर निकलता है, देखता है पूरी शरीर ठंडी हो गई, मस्त। बोलता है देखो मम्मी मैंने तुम्हारा बुखार ठीक कर दिया ना। अब पता चलता है गाँव वाले इकट्ठे हो गए, पता चलता है उसकी मम्मी मर गई है। तो इससे बड़ा मूर्ख चीज़ें, ये मूर्खता आपको नहीं करना है। अगर मैंने बोला है कि भाई अगर जलता है, बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो गर्म पेय पदार्थ दिया जाता है, लेकिन ध्यान में रखना है एक चीज़, गला जला है, मुंह जला है तो वहाँ पे ठंडा और गर्म पेय पदार्थ नहीं दिया जाता है, वहाँ पे ठंडा दिया जाता है, ठीक है, पीने के लिए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, मियाँ शेख चिल्ली नहीं बनना है। अच्छा मुँह ये हो गया। अब हम देखेंगे गर्म हवा या फिर गैस सांस में लेने से क्या करें, ठीक है। जैसे कि गर्म हवा है या फिर गैस सांस लेने पर क्या करें। तो इसमें हम गर्म हवा की सांस की नली जल सकती है, जो गंभीर और आमतौर पर खतरा बढ़ाती है। लक्षण क्या है इसका कि गला खराब, खांसी, सांस में तकलीफ, ये सभी लक्षण हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे कि रोगी को गर्म गैस से दूर ले जाएंगे ताकि ताज़ी हवा मिल सके उसको। टाइट कपड़े उसके ढीले कर देंगे और ठंडी सिकाई करेंगे, ठंडे पेय पिलाएंगे, ठीक है। गंभीर मामलों में तुरंत अस्पताल ले जाएंगे। 2025 गाइडलाइंस में सांस की निगरानी रखें और ऑक्सीजन देकर ज़रूरी हो, ऑक्सीजन देकर ज़रूरी हो। तो रसायन पदार्थों से जलने पर प्राथमिक उपचार कैसे करें, तो वही चीज़ें हैं, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। रसायन पड़ने पर 10 से 15 मिनट तक, 12 से 15 मिनट तक या 10 से 15 मिनट तक ठंडे पानी से धोएं, ठीक है। ये चीज़ें होगी, आप पढ़ लेना। जले हुए घावों की देखभाल कैसे करें, तो ये आप देख लेना, ये पढ़ लेना। अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपका। जलने के मामलों में स्वास्थ्य शिक्षा, रेफलर और एएनएम या फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका क्या है, ऐसे डायरेक्ट आपकी भर्ती परीक्षा में पूछ लेगा। तो क्या है भैया भूमिका, पहला बात तो शिक्षा देना होता है, स्वास्थ्य शिक्षा। लोगों को बताएं कि जलने पर ठंडा पानी इस्तेमाल करें, तेल ना लगाएं। महिलाओं को रसोई में सावधानी बरतने की सलाह दें। रेफरल वाली सिस्टम अपनाना चाहिए। द्वितीय या तृतीय डिग्री है तो या फिर 10% से ज़्यादा क्षेत्र प्रभावित है, सांस की समस्या है तो तुरंत अस्पताल में या फिर सीएससी पीएचसी पे रेफर करेंगे। एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका, समुदाय में शिक्षा दें, प्राथमिक उपचार सिखाएं, जले हिस्से को ठंडे पानी में रखें, संक्रमण से बचाएं, ज़्यादा पेय दें लेकिन ज़्यादा नहीं, सही मात्रा में, और गंभीर मामलों में अस्पताल की व्यवस्था करें। 2025-24 के गाइडलाइन के अनुसार भारत में बर्न प्रिवेंशन प्रोग्राम जैसे कि नेशनल प्रोग्राम फॉर ट्रॉमा एंड बर्न के तहत
कार्यकर्ता प्रशिक्षित हैं। निष्कर्ष क्या है, ये निष्कर्ष आप पढ़ लेना। अब हम लगाएंगे एमसीक्यू 5 ऑप्शंस वाले। पहला एमसीक्यू आपके सामने दिखाई दे रहा है, प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है। जब कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो या फिर अचानक बीमार पड़ गया तो वहाँ पे प्राथमिक उपचार आप दे रहे हो तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो घायल व्यक्ति की जान बचाना और उसके हालात को स्थिर करना, ये उद्देश्य हो गया। अच्छा, ये तो सरल था सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे व्याख्या भी दिया है, व्याख्या आप पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति ऐसी है जिसमें प्राथमिक उपचार की तत्काल आवश्यकता पड़ती है और उसे अनदेखा करने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो भैया सांप को काटने से होने वाले सूजन और दर्द, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, देखिए ये बदल गया है ABC, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी ये ABC नहीं रहा, CAB हो गया, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। प्राथमिक उपचार देते समय सबसे पहले किन 3 महत्वपूर्ण चीज़ों की जांच करनी चाहिए, ठीक है, वायुमार्ग, श्वास और रक्त संचार। यदि किसी व्यक्ति यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई व्यक्ति बिजली का झटका लगने के कारण बेहोश हो जाए तो प्राथमिक उपचार के तहत सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिजली का स्रोत बंद है या नहीं, ठीक है, अगर नहीं बंद है तो डंडे से, सूखी लकड़ी से उसको बंद करने का प्रयास करें, हाथ से बिल्कुल ना पकड़ें और उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि आपदा या फिर बड़ी दुर्घटना जैसे भूकंप के दौरान ट्राइज सिस्टम का उपयोग कैसे किया जाता है ताकि घायलों को प्राथमिक उपचार और अस्पताल पहुंचाने में प्राथमिकता दी जा सके। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घायलों को उनकी चोट की गंभीरता के आधार पर 4 श्रेणियां तत्कालिक, गंभीर, न्यूनतम, विलंबित में बांटना। देखिए आप थियरी पढ़ के आए इसलिए ये सारे के सारे प्रश्न आपको आसान लग रहे हैं क्योंकि थियरी से ही प्रश्न बना है, कोई बाहर नहीं बना है, ठीक है। देखिए हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्राथमिक उपचार की कमी के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का कितना कम किया जा सकता है, तो 10 से 15% हम आपको बताए ही हैं इसका करेक्ट उत्तर। अब आप बोल रहे हो कि सर ऐसे प्रश्न आएगा, बिल्कुल ऐसे ही आएगा, थोड़ा यहाँ पे और डिफ़िकल्ट भाषा दिया जाएगा जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं, और जो मैं इतना आसान ऑप्शंस बनाया हूँ ये थोड़ा ऑप्शंस और जटिल बनेंगे। और कुछ प्रश्न के उत्तर ऑप्शन नंबर ई भी सही होगा। यहाँ पे आपको ई अभी नहीं दिख रहा है लेकिन आपकी भर्ती परीक्षा में कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिसका उत्तर इनमें से कोई नहीं सही मानेगा आयोग, ठीक है, सही करेगा। तो आपको हर एक ऑप्शंस और प्रश्न इसी प्रकार आपको हर एक प्रश्न का उत्तर बना लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी हम पढ़ाने का कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है, आप अच्छे से ये चीज़ पढ़ ले तो आपका समय, मैं सोचता हूँ कि आपकी समय की बचत होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए जैसे प्रश्न नंबर 7 में बोला गया कि गर्म हवा या फिर गैस से सांस में लेने से होने वाली जलन में क्या करना चाहिए, रोगी को ताज़ी हवा में ले जाना, टाइट कपड़े ढीले करना। बिल्कुल थियरी के अनुसार ही, जो थियरी में पढ़ाए हैं पूरा का पूरा प्रश्न आप बना लेंगे, वो थियरी से ही इतना ही। तो देखिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको जो सैन्य बैच ज्वाइन किए हैं ध्यान में रखना है, आपको मैं एक हॉस्पिटल अटेंडेंट के नाम से जो बुक है, ठीक है, उस बुक की PDF आपको भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप में पेड बैच वालों को। तो उनमें से आपको उस बुक के सारे हॉस्पिटल ये फर्स्ट एड वाले जो हैं, ब्लीडिंग हुआ, फ्रैक्चर हुआ, CPR हुआ और चोकिंग हुआ, चोकिंग में क्या हुआ ना, चोकिंग गला चोक हो जाना, सब कुछ उसमें पढ़ा है। तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, 2-3 दिन भले ही लग जाएगा लेकिन पढ़ लेना, उद्धार हो जाएगा क्योंकि आपने SGPGI का क्या दिया है सर, फॉर्म दिया है, तो वहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनेंगे, डायरेक्ट प्रश्न बनेगा SGPGI में, एक एक प्रश्न बनेगा, ठीक है, उसमें हर एक चीज़ दिया गया है। तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, कुछ ना कुछ आपको मदद मिलेगा, आपके पेपर के लिए भी बहुत ही मदद मिलेगा, इसलिए वो मैंने सबके लिए फ्री कर दिया है, ग्रुप में भेज दिया है। तो आप लोग सभी लोग उसको पढ़ लेना। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट विषय स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे, CHN, ठीक है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ाएंगे। और इसका ये जो PSC है, ये आपका PSC है, इसका एक ही कंबाइंड PDF करके मैं ग्रुप में भेज दूंगा ताकि जो लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं उसको प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।